हेलो एवरीवन, हमारे हर एक वीडियो की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल लर्निंग ट्रिक्स को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन, जिससे आपको हमारी आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग ट्रिक्स। बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, शीत युद्ध का दौर। आज हम ये वाला चैप्टर कवर करेंगे। आज इसके एमसीक्यू सीरीज करेंगे, ठीक है बच्चों। इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारी हिस्ट्री की वीडियोस नहीं देखी है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियोस देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दिया है और ऊपर आई बटन में भी इसका लिंक दे दिया है, तो आप जाकर हिस्ट्री के वीडियोस भी देख सकते हैं। आज मैं आपको जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है पॉलिटिकल साइंस का, इसके सभी एमसीक्यूज करवाने वाली हूँ, जिससे ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो आपका कवर हो जाएगा और अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो इसको लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि आपको आगे भी ऐसी ही वीडियोस मिलती रहेंगी। और एग्जाम की दृष्टि से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सब कुछ मैं आपको करवाती रहूँगी, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज की एमसीक्यू सीरीज। हमारा पहला क्वेश्चन है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कब हुआ? आपको यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, 1951 में, 1961 में, 1960 में और 1966 में, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 1961 में गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन हुआ था। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बेलग्रेड में हुआ था गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन। तीसरा क्वेश्चन है, पहले गुट निरपेक्ष आंदोलन में कितने देश शामिल हुए थे? आपके 4 ऑप्शंस हैं, 27, 30, 25 या फिर 20। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 25 देश शामिल हुए थे पहले गुट निरपेक्ष आंदोलन में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे गुट निरपेक्ष आंदोलन का संस्थापक माना जाते हैं? ठीक है, देखो, पहला है जवाहरलाल नेहरू, ये माने जाते हैं। दूसरा है जोसेफ ब्रोज टीटो, ये भी माने जाते हैं। तीसरा है गमाल अब्दुल नासिर, ये भी माने जाते हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये तीनों ही राइट है, इस वजह से हमारा ऑप्शन डी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। जवाहरलाल नेहरू, जोसेफ ब्रोज टीटो और गमाल अब्दुल नासिर, ये तीनों ही गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक माने जाते हैं। नेक्स्ट है, गुट निरपेक्ष सम्मेलन में यूगोस्लाविया के नेता का नाम बताइए। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, जोसेफ ब्रोज टीटो जो थे वो यूगोस्लाविया के नेता थे। नेक्स्ट है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का 14वां सम्मेलन कब और कहां पर हुआ था? ठीक है, 4 ऑप्शन है आपके, 2006 में क्यूबा की राजधानी हवाना में, 2005 में रूस में, 2002 भारत में या फिर 2004 अमेरिका में, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 2006 में क्यूबा की राजधानी हवाना में गुट निरपेक्ष आंदोलन का 14वां सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट है, गुट निरपेक्ष आंदोलन के 14वां सम्मेलन में कितने देश शामिल हुए थे? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 116। 116 जो देश थे वो शामिल हुए थे गुट निरपेक्ष आंदोलन के 14वें सम्मेलन में, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा गुट निरपेक्ष आंदोलन का उद्देश्य नहीं था? ठीक है, याद रखना, यहाँ पूछा जा रहा है कौन सा नहीं था, ठीक है, तो आपको ये बताना है, ठीक है। तो देखो, हमारा यहाँ पे पहला है, किसी भी सैन्य संगठन में शामिल नहीं होना, ये बिल्कुल सही है, किसी भी सैन्य गठबंधन में शामिल नहीं होना, ठीक है, तो ये तो सही हो गया। फिर है, वैश्विक आर्थिक विषमता के खात्मे पर ध्यान देना, ये भी सही है, ये भी उसका उद्देश्य था। स्वतंत्र नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए नव विकसित देशों को सक्षम करना, ये भी गुट निरपेक्ष आंदोलन का उद्देश्य था। तो यहाँ पूछा गया है नहीं, यानी कि जो डी है, वैश्विक मुद्दों पर तटस्थता की नीति रखना, ये गलत है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये उसका उद्देश्य नहीं है, तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। ये गुट निरपेक्ष आंदोलन का उद्देश्य नहीं है, बाकी ऊपर के तीनों जो हैं वो गुट निरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्य हैं। अगला है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? ठीक है, तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर है ऑप्शन ए, 1914 से 1918 का जो समय है ये प्रथम विश्व युद्ध के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर है ऑप्शन बी, 1939 से 1945 के बीच में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया कौन से 2 खेमों में बट गई थी? यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद
कौन सी दो, एक तरीके से दो महाशक्तियां थी जो उस टाइम पनपी थी, ठीक है, दुनिया में विश्व युद्ध के बाद, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अमेरिका और जो सोवियत संघ है जिसको हम रूस कहते हैं आजकल, ठीक है, ये दोनों सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे बड़ी दो शक्तियां थी, ठीक है, और दोनों ही एक दूसरे से विचारधारा में बिल्कुल अलग थी। जहां अमेरिका पूंजीवाद का पक्षधर थी, वहीं सोवियत संघ यानी कि जो रशिया है, जो रूस है, वो साम्यवाद को ही बढ़ावा दिया करता था, ठीक है। दोनों ही एक दूसरे के विपरीत थी। यही वजह थी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक युद्ध का माहौल सा पनप गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन मित्र राष्ट्र से संबंधित नहीं है? यहाँ पे चार ऑप्शंस हैं, फ्रांस, इटली, अमेरिका तथा ब्रिटेन, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, जो इटली है वो मित्र राष्ट्रों में नहीं आता है, ठीक है। बाकी फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन ये तीनों ही मित्र राष्ट्रों का हिस्सा रहे हैं। नेक्स्ट है, धुरी राष्ट्र में कौन कौन से देश संबंधित थे? पहला ऑप्शन है सोवियत संघ, फ्रांस और ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, इटली, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, या फिर जापान, जर्मनी और अमेरिका। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, जर्मनी, जापान और इटली जो है ये धुरी राष्ट्र में गिने जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन वार्सा संधि से संबंधित नहीं है? पोलैंड, रोमानिया, सोवियत संघ या फिर फ्रांस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, फ्रांस। अगला क्वेश्चन है, वार्सा पैक्ट का नेतृत्व कौन कर रहा था? पूर्वी संगठन, पश्चिमी संगठन या फिर ये दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, पूर्वी जो संगठन है वो वार्सा पैक्ट का नेतृत्व कर रहा था। नेक्स्ट है, 1971 भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय भारत सोवियत संघ के बीच कितने वर्षों की संधि हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, 20 वर्ष की संधि हुई थी। अगला है, बर्लिन की दीवार कब बनाई गई थी? 1968 में, 1961 में, 1955 में, 1954 में, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 1961 में बर्लिन की दीवार बनाई गई थी। अगला है, बर्लिन की दीवार कब गिराई गई थी? ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में हमने पढ़ा कि वो कब बनाई गई थी और अब हम पढ़ रहे हैं कि कब गिरा दी गई थी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1983 में बर्लिन की दीवार गिरा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका में स्वतंत्रता की लड़ाई कब हुई थी? ठीक है, चार ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पे आपको, 1821 में, 1787 में, 1752 में या फिर 1811 में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, 1787 में अमेरिका में आज़ादी की लड़ाई हुई थी। नेक्स्ट है, स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किसने किया था? चार ऑप्शन है यहाँ पे, गमाल अब्दुल नासिर ने, जवाहरलाल नेहरू ने, हिटलर ने या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, गमाल अब्दुल नासिर ने स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किया था। नेक्स्ट है, जर्मनी की राजधानी कौन सी है? चार ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पे, क्योटो, बर्लिन, पेरिस या फिर इटली। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, बर्लिन। अगला है, 1960 के दशक में दो महाशक्तियों के बीच कितनी संधियां हुई? 2, 3, 4 या फिर 5। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, 3 संधियां हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? चार ऑप्शन है यहाँ पे, 1990, 1992, 1985 या फिर 1980। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 1990 में जर्मनी का एकीकरण हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बगदाद संधि को बाद में किस नाम से जाना जाने लगा? चार ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे आपको, नाटो, सीटो, सेंटो या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सेंटो। अगला क्वेश्चन है, वार्सा संगठन कब बना? चार ऑप्शन है आपके, 1956 में, 1955 में, 1944 में या फिर 1965 में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1955 में वार्सा संगठन बना था। वार्सा संधि किसके जवाब में बनाया गया था? चार ऑप्शन है आपके, नाटो, सीटो, सेंटो या फिर सॉल्ट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, नाटो। नाटो इसका राइट आंसर है।
अगला क्वेश्चन है, सोवियत संघ तथा चीन के बीच युद्ध कब हुआ था? ठीक है, 1962 में, 1963 में, 1969 में या फिर 1970 में? तो इसका राइट जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, 1969 में एक छोटा सा युद्ध हुआ था सोवियत संघ और चाइना के बीच में। अगला क्वेश्चन है, सोवियत संघ ने हंगरी में हस्तक्षेप कब किया था? पहला है 1956 में, 1950 में, 1952 में या फिर 1954 में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में कब हस्तक्षेप किया था? ठीक है, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 1979 टू 1989 का जो समय है ये वो समय था जब सोवियत संघ ने, यानी कि आजकल जिसको हम रूस कहते हैं, रशिया कहते हैं, ने अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंबोडिया में वियतनाम ने कब हस्तक्षेप किया था? 1978 टू 1989 में, सेकेंड ऑप्शन है 1968 टू 1975 में, थर्ड ऑप्शन है 1960 टू 1968 में या फिर फोर्थ 1953 से 1968 में? तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, 1978 से 1989 का जो समय था ये बिल्कुल सही है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है, अमेरिका ने जापान के किन शहरों पर बम गिराए थे? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अमेरिका ने जापान के किन शहरों पे बम गिराए थे ये पूछा जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन ए है यहाँ पे हमारा हिरोशिमा और सेकंड ऑप्शन है नागासाकी, तीसरा है क्योटो और फोर्थ है ए और बी। ठीक है, लेकिन आप जानते हैं बहुत इजी और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिरोशिमा और नागासाकी पे अमेरिका ने बम गिराए थे। ठीक है, ये जो 2 शहर थे। ठीक है, और इस वजह से जो हमारा ऑप्शन डी है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, ए और बी दोनों ही बिल्कुल सही हैं। ये जो बम गिराए गए थे जापान पे, इसके बाद ही तुरंत एक तरीके से जो द्वितीय विश्व युद्ध है वो समाप्त हो गया था। ये अगला क्वेश्चन भी पहले वाले क्वेश्चन से रिलेटेड है। पूछा जा रहा है यहाँ पे कि जापान के शहर हिरोशिमा तथा नागासाकी पर अमेरिका द्वारा बम कब गिराए गए थे? आपसे समय पूछा जा रहा है। ठीक है, देखो पहला है 1940, सेकंड है 1945, थर्ड ऑप्शन है 1942 और फोर्थ ऑप्शन है 1944। ठीक है, तो हमने पहले भी आपको बताया कि इस घटना के बाद ही सीधे जो द्वितीय विश्व युद्ध है वो समाप्त हो गया था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 1945 में है ये बम गिराए गए थे अमेरिका के द्वारा जापान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका ने जापान पर किन बमों से हमला किया था? उनका नाम बताइए। ठीक है, हमने देखा जो बम गिराए गए थे जापान पे, आखिर उन बम का नाम क्या था? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है शॉर्टमैन, सेकंड है लिटिल बॉय, सी है फैटमैन और डी है बी और सी दोनों। ठीक है, तो जो लिटिल बॉय है और फैटमैन है ये दोनों जो बम है वो गिराए गए थे जापान के ऊपर। ठीक है, तो इस वजह से हमारा जो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल राइट है, ऑप्शन बी और सी। अगला क्वेश्चन है, लिटिल बॉय और फैटमैन बम की परमाणु संरचना क्रमशः कितनी थी? उसकी जो कैपेसिटी है, उसकी जो पावर, उसकी शक्ति है, ये पूछा जा रहा है। वो बम आखिर कितने शक्तिशाली थे ये पूछा जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 15,000 और 21,000 टन जो है ये उसकी पावर क्षमता था, इतनी शक्तिशाली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूबा देश की राजधानी का नाम बताइए। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पे आपको, हवाना, क्योटो, पेरिस और जकार्ता। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हवाना जो है वो क्यूबा की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूबा मिसाइल संकट कब हुआ था? 4 ऑप्शन है आपको, 1956 में, 1962 में, 1960 में या फिर 1952 में। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट हुआ था। नेक्स्ट है, क्यूबा मिसाइल संकट के समय क्यूबा के नेता कौन थे? निकिता क्रुश्चेव, फिदेल कास्त्रो, जॉन एफ कैनेडी या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, फिदेल कास्त्रो जो थे वो क्यूबा मिसाइल संकट के समय क्यूबा के नेता थे। नेक्स्ट है, इनमें से किसका संबंध क्यूबा मिसाइल संकट की घटना से नहीं है? पहला ऑप्शन है आपका फ्रांस,
क्यूबा, सोवियत संघ या फिर अमेरिका? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, फ्रांस से संबंध नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सोवियत संघ ने किस विचारधारा का समर्थन किया? पहला है पूंजीवाद का, साम्यवाद का, उदारवाद का या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ई, वो साम्यवाद की बात करते थे। साम्यवाद का अर्थ है कि वो ये बात क्या करते थे कि जो मजदूरों का हक होना चाहिए हर जगह से, ठीक है। जो भी है पूंजीपति जो शासन है वो समाप्त होनी चाहिए, उसकी जगह जो गरीब और श्रमिक वर्ग है उसकी क्रांति आनी चाहिए। उत्पादन के हर साधन पे उनका हक होना चाहिए, ना कि मतलब एक तरीके से वो एक कुलीन, एक जो पैसे वाला वर्ग है उसके खात्मे पर बल देता है साम्यवाद। और सोवियत संघ इसी विचारधारा का मतलब फॉलोअर था, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, अमेरिका किस विचारधारा से संबंधित है? पहला है मार्क्सवादी, दूसरा है उदारवादी, तीसरा है समाजवादी या फिर पूंजीवादी? तो जो अमेरिका है इसका संबंध पूंजीवाद से है, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटो की स्थापना के समय उसके कितने सदस्य देश थे? 4 ऑप्शन है यहाँ पे, 17, 18, 15 या फिर 12? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 12 सदस्य देश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटो की स्थापना कब हुई थी? फर्स्ट ऑप्शन है मार्च 1950 में, बी है अप्रैल 1949 में, सी है फरवरी 1947 में या फिर डी अप्रैल 1950 में? तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, अप्रैल 1949 में नाटो की स्थापना हुई थी। ये अमेरिका का एक संगठन था, अमेरिका की एक संधि थी। इनमें से कौन सा देश नाटो का सदस्य नहीं है? ब्रिटेन, पोलैंड, फ्रांस या फिर इटली? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पोलैंड जो है वो नाटो का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट है, किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था? ब्रिटेन ने, फ्रांस ने, जर्मनी ने या फिर इटली ने? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, फ्रांस ने। शीत युद्ध का चरम बिंदु किसे कहा जाता है? पहला है बर्लिन की दीवार को, क्यूबा मिसाइल संकट को, अफगान संकट को या फिर वारसा पैक्ट को? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्यूबा मिसाइल जो संकट थी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है, शीत युद्ध की समाप्ति कब हुई थी? 1990 में, 1991 में, 1995 में या फिर 1998 में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1991 में शीत युद्ध की समाप्ति हो गई थी। अगला है, सोवियत संघ के विघटन के कारण बताइए। आपको बताना है किस वजह से सोवियत संघ का विघटन हो गया था, ठीक है। देखो ऑप्शन ए है लोगों की आकांक्षा को पूरा करने में विफल, ये बात बिल्कुल सही है। फिर है राजनीतिक संस्था की आंतरिक कमजोरी, ये भी बिल्कुल सही है। आंतरिक आर्थिक संस्थान की कमजोरी, ये बात भी बिल्कुल सही है। क्योंकि हमारे तीनों ऑप्शन सही हैं, इस वजह से हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला है, कौन से क्षेत्र शीत युद्ध के कारण सबसे ज़्यादा प्रभावित थे? पहला है यूरोप और मध्य एशिया का एरिया, फ्रांस और रूस, पूर्वी तथा पश्चिमी एशिया या फिर उत्तरी तथा दक्षिणी यूरोप? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यूरोप और मध्य एशिया का जो भाग है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित रहा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी घटना शीत युद्ध के दायरे में शामिल है? पहला है 1950 कोरिया संकट, सेकंड है प्रथम विश्व युद्ध, तीसरा है द्वितीय विश्व युद्ध और फिर है उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 1950 कोरिया संकट। नेक्स्ट है, कांगो संकट में मुख्य मध्यस्थता की भूमिका किसने निभाई थी? ए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने, बी, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने, सी, विश्व व्यापार संगठन ने या फिर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने मुख्य भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट है, सीटो संधि का पूरा नाम क्या है? ए, पूर्वी एशियाई संगठन, बी, दक्षिण पूर्वी एशियाई संधि संगठन, सी, केंद्रीय संधि संगठन या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका राइट जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन। अगला है, सेंटो संधि का पूरा नाम बताइए। ऑप्शन है आपके पश्चिमी एशियाई संगठन, दक्षिण पश्चिमी एशियाई संगठन, केंद्रीय संधि संगठन या फिर उत्तरी पूर्व एशियाई संगठन? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, केंद्रीय संधि संगठन है सेंटो संधि का पूरा नाम। नेक्स्ट है, यूएसएसआर का पूरा नाम बताइए, ठीक है। ऑप्शन 1 है समाजवादी सोवियत गणराज्य,
फिर है सोवियत कम्युनिस्ट गणराज्य, थर्ड है रूस गणराज्य और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, समाजवादी सोवियत गणराज्य है। ये है यूएसएसआर का फुल नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकटांड का पूरा नाम बताइए। ऑप्शन ए है संयुक्त राष्ट्र संघ व्यापार सम्मेलन, बी है निवेश पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, तीसरा है व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। नेक्स्ट है, 1972 में अंकटांड की प्रस्तावित रिपोर्ट का नाम बताइए। ऑप्शन ए है टुवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट, सेकंड है न्यू पॉलिसी ऑफ ट्रेड, सी है ट्रेड पॉलिसी और फिर है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, टुवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में गुट निरपेक्ष में कितने देश शामिल हैं। ऑप्शन ए है 125, ऑप्शन बी 120, सी है 114 और डी है 193। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 120 जो सदस्य हैं वो गुट निरपेक्ष में शामिल हैं। नेक्स्ट है, CIA कहाँ की खुफिया एजेंसी है। अमेरिका की, फ्रांस की, ब्रिटेन की या फिर जर्मनी की। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अमेरिका की खुफिया एजेंसी है। नेक्स्ट है, उस संगठन का नाम बताइए जिसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शांति बनाए रखने के लिए बनाया गया था। ऑप्शन ए है वार्सा संधि, नाटो संधि, सेंटो संधि या फिर संयुक्त राष्ट्र संघ। तो संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसको UNO भी कहा जाता है, इसको बनाया गया था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शांति बनाए रखने के लिए। तो ऑप्शन डी हमारा राइट है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी UNO की स्थापना कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी। तो ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। अगला है, कौन सी संधि का भारत ने विरोध किया था। ऑप्शन ए है परमाणु अप्रसार संधि, जिसे NPT कहा जाता है, नाटो संधि, सेंटो संधि या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, परमाणु अप्रसार संधि जो है इसमें भारत ने शामिल होने से मना कर दिया था, उसने इसका विरोध किया था। नेक्स्ट है, गोर्बाचेव सोवियत संघ के राष्ट्रपति कब बने थे। ऑप्शन ए है 1980, बी है 1985, सी 1975 या फिर डी 1960। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1985 में सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने थे गोर्बाचेव। अगला है, तीसरी दुनिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। ऑप्शन ए है अल्फ्रेड सीवी, सेकंड है निकिता क्रुश्चेव, तीसरा है गमाल अब्दुल नासिर या फिर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, अल्फ्रेड सीवी ने पहली बार इस शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट है, सीमित परमाणु परीक्षण संधि LTBT पर कब हस्ताक्षर हुए थे। ए है 5 अगस्त 1963, सेकंड है 6 मार्च 1982, सी है 8 जुलाई 1962 या फिर डी है 12 सितंबर 1963। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, 5 अगस्त जो है 1963 को इस संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। नेक्स्ट है, सीमित परमाणु परीक्षण संधि LTBT कहाँ पर हुई थी। ये जो संधि हुई थी ये कहाँ पर हुई थी, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए है पेरिस, बी है रोम, सी है न्यूयॉर्क और डी है मास्को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मास्को। नेक्स्ट है, सीमित परमाणु परीक्षण संधि LTBT में शामिल होने वाले देश कौन कौन से हैं। आखिर ये जो संधि हुई थी वह किन देशों के बीच में हुई थी, कौन कौन से देश इसमें शामिल हुए थे। ठीक है, तो देखो, पहला है ब्रिटेन, सेकंड है सोवियत संघ और सी है अमेरिका। ये जो तीनों ही देश हैं वो इस संधि में शामिल थे। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन डी हमारा जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी संधि केवल परमाणु शक्ति संपन्न देशों को एटमी हथियार रखने की अनुमति देता है। ऑप्शन ए है सीमित परमाणु परीक्षण संधि LTBT, सेकंड है सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता 1, सी है परमाणु अप्रसार संधि NPT या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, परमाणु अप्रसार संधि NPT। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने परमाणु अप्रसार संधि NPT पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे आपको, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस या फिर फ्रांस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, जो भारत है, हमारे देश ने इस संधि पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्शल योजना का लक्ष्य क्या था? ऑप्शन ए, चीन सरकार की संरचना का विकास करना, बी, सोवियत संघ को अनुदान प्रदान करने के लिए, सी है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राष्ट्र की आर्थिक सुधार में सहायता करना, या फिर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राष्ट्र की आर्थिक सुधार में सहायता करना, ये मार्शल योजना का लक्ष्य था। तो ऑप्शन सी हमारा राइट है यहाँ पे। कोरिया युद्ध के परिणाम स्वरूप कोरिया का विभाजन कब हुआ था? पहला ऑप्शन है 1945 में, फिर है 1940 में, फिर है 1942 में, या फिर 1946 में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 1945 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीत युद्ध इनमें से किस से संबंधित है? ऑप्शन ए, अधिक हथियार इकट्ठा करने की होड़, बी है महाशक्ति बनने की होड़, सी है अलग अलग विचारधाराओं की लड़ाई, या डी, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी जो है उपरोक्त सभी, ये इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ये सारे ही रीजन है जो शीत युद्ध के कारण थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीत युद्ध के दौरान जापान किस गुट का सदस्य था? ए, गुट निरपेक्ष, बी, संयुक्त राज्य गुट, सी, सोवियत गुट, या फिर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य गुट जो था उसका हिस्सा था जापान, जो कि पूंजीवाद को समर्थन करता था। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ जो सोवियत संघ वगैरह ये साम्यवाद को, ये मजदूरों की क्रांति की बात किया करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉटलाइन समझौता कब हुआ था? चार ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पे आपको, 1965 में, 1963 में, 1955 में, या फिर 1950 में। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1963 में ये समझौता हुआ था। नेक्स्ट है, G77 का अर्थ दुनिया के किन देशों से है? ए, विकसित देश, बी, विकासशील देश, सी, विकसित एवं विकासशील देश, और डी, अविकसित देश। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, विकासशील देशों से मतलब है इसका। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति रीगन ने किसको दुष्ट साम्राज्य कहा? चार ऑप्शन है यहाँ पे आपको, चीन को, फ्रांस को, सोवियत संघ को, या फिर अमेरिका को। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सोवियत संघ को कहा है। अगला क्वेश्चन है, हिटलर ने 1941 में किस देश पर आक्रमण किया था? चार ऑप्शन है आपको, ब्रिटेन पर, अमेरिका पर, इटली पर, या फिर सोवियत संघ पर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, सोवियत संघ पर आक्रमण किया था हिटलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? ऑप्शन ए, सोवियत संघ, ऑप्शन बी, इंग्लैंड, ऑप्शन सी, फ्रांस, या फिर ऑप्शन डी, अमेरिका। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे ब्रेजनेव। अगला क्वेश्चन है, भारत ने शीत युद्ध से अलग रहने के लिए किस आंदोलन की शुरुआत की थी? ठीक है, पहला ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन, बी है गुट निरपेक्ष आंदोलन, सी है असहयोग आंदोलन, या फिर डी है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो आप जानते हैं इसका आंसर जो है वो बहुत इजी है, वो है ऑप्शन बी, गुट निरपेक्ष जो आंदोलन है इसमें शीत युद्ध से बचने के लिए, शीत युद्ध से अलग रहने के लिए भारत ने इसकी शुरुआत की थी, जिसमें पंडित जवाहरलाल जो नेहरू थे उन्होंने हमारे देश को लीड किया था। तो आप जानते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन के जो प्रथम जब वो बना था उसके एक सदस्य हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे। ठीक है, तो भारत इन सब में बिल्कुल भी नहीं इन्वॉल्व होना चाहता था, वो अपने आप को तटस्थ रखना चाहता था, अलग रखना चाहता था, इस वजह से वो गुट निरपेक्ष की नीति में शामिल हुआ। नेक्स्ट है, महाशक्तियों के लिए छोटे अविकसित देश क्यों लाभदायक थे? ठीक है, ये जो दोनों महाशक्तियां थी यूएसएसआर और अमेरिका, ये इनके लिए आखिर छोटे देश को लेना अपने साथ क्यों जरूरी था? ठीक है, एक तरीके से क्या लाभ होता था इससे इनको? ठीक है, देखो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया गया है, सैनिक ठिकानों के कारण, अपने भू क्षेत्र के कारण, तेल और खनिज के कारण, या फिर उपरोक्त सभी। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी, ये सारे ही जो रीजन है वो हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला है, शीत युद्ध के दौरान महाशक्तियों के बीच कौन सा महाद्वीप अखाड़े के रूप में सामने आया? यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि कौन सा जो महाद्वीप था जो इन दोनों के बीच में एक तरीके से फंस के रह गया था। ठीक है, तो देखो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको, एशिया, दक्षिण अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यूरोप। यूरोप को इसके बीच बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ा था, बहुत ज़्यादा झेलना पड़ गया था। लेते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। आज का लास्ट क्वेश्चन है, शीत युद्ध के दौरान
किस देश को काफी जनहानि हुई थी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे भी आपको, वियतनाम, अफगानिस्तान, कोरिया या फिर उपरोक्त सभी। तो ये जो सारे ही देश हैं, तीनों के तीनों देशों को सबसे ज्यादा हानि उठानी पड़ी थी शीत युद्ध के दौरान। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो ठीक है बच्चों, आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। आज मैंने आपको करीब 80 MCQ क्वेश्चन करवा दिए हैं। इन सारे MCQ क्वेश्चन में पूरा का पूरा आपका जो चैप्टर है वो कवर हो जाता है। अगर आप इनको ध्यान से पढ़ोगे तो आप पूरे चैप्टर को धीरे धीरे उसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक तरीके से कर लोगे और समझ भी जाओगे। तो आप इसको अच्छे तरीके से नोट कर लेना और अच्छे तरीके से याद कर लेना। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें से बहुत क्वेश्चंस एग्जाम्स के लिए आपके लिए बनते हैं। इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, ताकि आपको आगे भी ऐसे और क्वेश्चंस, MCQs वगैरह और जो भी जानकारी आपसे एग्जाम से रिलेटेड, ये सब आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। मैं भी आपके लिए ऐसे और क्वेश्चंस लेके आती रहूँगी और चैप्टर्स के क्वेश्चंस लेके आती रहूँगी। और अगर किसी ने अभी तक हमारे हिस्ट्री वाले वीडियोस नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में चले जाइए। वहाँ पे मैंने हिस्ट्री के सारे वीडियोस एक सीक्वेंस वाइज लगा के रखे हुए हैं, वो आप आराम से देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने प्लेलिस्ट के अलावा मैंने डिस्क्रिप्शन और आई बटन में भी उसका लिंक दे दिया है, तो आपको ढूंढने में कोई परेशानी नहीं होगी। और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप इन वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उनको भी ये वीडियो टाइमली पहुँच जाए, उनके एग्जाम से पहले पहुँच जाए, उनको मिल जाए। इसी के साथ मैं आपको मिलूंगी अब अगले वीडियो में, जिसमें मैं और क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आऊंगी। तो ठीक है बच्चों, तब तक के लिए गुड बाय।